आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th के इकोनॉमिक्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो हम लोग पास फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपका स्क्रीन पे है। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है? तो किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय कहलाता है? क्या कहलाता है? उपभोग। क्वेश्चन नंबर 3, जब व्यक्ति वस्तु खरीदते हैं तब वे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 5, कोई किसान गेहूं उपजाता है, यह किसान है? क्या है? एक उत्पादक। श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है, यहाँ श्याम है? क्या है? एक उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 7, जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचता है तब वे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विक्रेता। 8 नंबर क्वेश्चन है, वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है वह कहलाती है? क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारी आवश्यकताएं या इच्छा सामान्यता होती है? क्या होती है? असीमित। क्वेश्चन नंबर 10, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सामान्यता होते हैं? क्या होते हैं? सीमित। 11 नंबर क्वेश्चन, चयन की समस्या सामान्यतः है? क्या है? एक आर्थिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः आर्थिक समस्याएं की जड़ है? क्या? अभाव। क्वेश्चन नंबर 13, संसाधनों का फिर खाली स्थान प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है? क्या उत्पन्न करता है? वैकल्पिक प्रयोग के चयन की समस्या उत्पन्न करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है? क्या है? अर्थशास्त्र। 15 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग है? क्या है? उपयुक्त सभी, उत्पादन, उपभोग और वितरण सभी मनुष्य क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, यहाँ रमेश क्या है? एक सेवा प्रदाता। मतलब रमेश क्या कर रहा है? एक सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सेवा प्रदाता का उदाहरण है? क्या है? डॉक्टर, वकील, वाहन चालक, ये सभी मेरे क्या है? सेवा प्रदाता, हमारी सेवा प्रदान करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पालन सामान्यतः है? क्या है? एक गैर आर्थिक क्रिया, इसमें मेरा आर्थिक क्रिया नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करना निम्न में से है? क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। शिक्षक शिक्षा प्राप्त करने हेतु बच्चों के क्या करते हैं? शिक्षा प्रदान करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करते हैं? क्या प्रभावित करते हैं? सुनामी, भूकंप, कोविड, ये सभी चीज़ क्या है? मनुष्य के आम जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र के पिता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ के। एडम स्मिथ के द्वारा 1776 ईस्वी में एक किताब लिखी गई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक। उस किताब के लिखे जाने के बाद से एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी रचना है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसका है? चाणक्य का। क्वेश्चन नंबर 23, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसका रचना? अभी जस्ट बताएं, एडम स्मिथ का। 24 नंबर, राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। 25 नंबर, अर्थशास्त्र के मूल्य में है? अर्थशास्त्र के मूल्य में क्या है? इच्छा और चयन, दोनों चीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? इच्छा, चयन और दुर्बलता। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का डी। क्या हो जाएगा? बी तथा सी, चयन और दुर्बलता। इच्छा मेरा अर्थशास्त्र पे डिपेंड नहीं करता है। 26 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? तो एडम स्मिथ।
27 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? आर्थिक कार्य से। 28 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संख्याओं का अमूर्तता। 29 नंबर क्वेश्चन, श्याम हसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है, यहाँ श्याम क्या है? इसका क्या हो जाएगा? श्याम एक उत्पादक है। 30 नंबर क्वेश्चन, हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है। क्या भिन्न अर्थों में होता है? एक वचन तथा बहुवचन। 31 नंबर क्वेश्चन, एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? संख्याओं के संलग्न वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञापन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से। 33 नंबर क्वेश्चन से, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ है। क्या अर्थ है? आंकड़े से। चलिए, हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब हम लोग आएंगे सेकेंड चैप्टर में, आंकड़ों का संग्रह। हम लोग सेकेंड चैप्टर का देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पहले स्क्रीन पे है, देख लीजिए। इस पॉइंट्स के एक बार जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में हो सकता है। क्या हो सकता है? भिन्न भिन्न हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? प्रक्षेपण। आंकड़े वे साधन हैं जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को क्या करती है? समझने में सहायक होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी आंकड़ों के मुख्यतः कितने स्रोत होते हैं? तो कितने स्रोत होते हैं? 2। 5 नंबर, वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? शोधकर्ता। गणनाकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़े। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं? समाचार पत्रों से संलग्नित। समाचार पत्रों से संलग्नित, पत्र पत्रिकाओं से संलग्नित, गणनाकार द्वारा एकत्रित। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गणनाकार द्वारा एकत्रित। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है वे है, क्या है? द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं? समाचार पत्रों से संलग्नित। क्वेश्चन नंबर 10, पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त आंकड़े या समक है, क्या है? द्वितीयक आंकड़े। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग सोहन अपनी अध्ययन के लिए करता है तो सोहन के लिए वह आंकड़े क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। 12 नंबर क्वेश्चन, सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है, क्या होता है? आंकड़ों का संग्रहण। ऑप्शन ए। 13 नंबर, निम्न में से कौन आंकड़ा संग्रह करने की विधि है? टेलीफोन साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन है, क्या है? साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण हैं, क्या है? प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होनी चाहिए, प्रश्न उचित क्रम में होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन है, द्विविधि प्रश्नों के कितने विकल्प होते हैं? तो इसके कितने होते हैं? 2। जो 2 विधि के विकल्प के प्रश्न होते हैं उसका ऑप्शन कितने होंगे? 2। 17 नंबर क्वेश्चन, जिन प्रश्नों के 2 से अधिक विकल्प होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए, अब आएंगे 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मध्य।
हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है वह है, क्या है? जनगणना विधि। 20 नंबर, जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के कुछ चुने हुए मदों को शामिल किया जाता है वह है, क्या है? प्रतिदर्श विधि, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन, सांख्यिकी में समष्टि शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? समग्र, बड़ा। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ा संग्रह करने की किस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण और उतारदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है? किसका होगा? साक्षात्कार। 23 नंबर क्वेश्चन, वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक छोटे समूह का सर्वेक्षण कर प्रश्नावली का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है क्या कहलाता है? प्रायोगिक सर्वेक्षण, डी ऑप्शन। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, प्रायोगिक सर्वेक्षण के लाभ हैं, क्या लाभ है? प्रश्नावली में दिए गए निर्देशों की सटीकता से जांच होती है। यह उन तत्वों का पता लगाने में सहायक होते हैं जो अनुसंधान में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सी, यह वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय का अनुमान लगाने में सहायक होती है। डी, उपयुक्त में से सही। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। 25 नंबर, प्रतिदर्श निर्देश का अर्थ है, क्या अर्थ है? समग्र में से कुछ प्रतिनिधि मतों को चुनना। 26 नंबर, निम्न में से कौन निदर्शन या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा है? जनगणना। 27 नंबर, निर्गम मतदान या एग्जिट पोल क्या है? 27 नंबर, इसका क्या हो जाएगा? मतदाताओं के प्रतिदर्श से चुनाव जीतने वालों का अनुमान लगाया जाता है। जैसे देखते होंगे कि चुनाव से पहले एग्जिट पोल आता है जिसमें बताया जाता है कि किस पार्टी की सरकार आ रही है, तो मतदाताओं के चुनाव जीतने से पहले जो अनुमान लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? निर्गम मतदान या एग्जिट पोल। 28 नंबर क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। गणनाकार या अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी सुविधा या निर्णय द्वारा प्रतिदर्श इकाइयों को चुना जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आध्यात्मिक प्रतिचयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जो त्रुटियां जनगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती है वह है, क्या है? अप्रतिचयन त्रुटियां। 30 नंबर क्वेश्चन, जो त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन और उसके जनसंख्या प्रचलनों के बीच के अंतर को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिचयन त्रुटियां कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अयादृच्छिक या अप्रतिचयन त्रुटियां का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुत्तर संबंधी त्रुटियां और प्रतिदर्श अभिव्यक्ति या पूर्वाग्रह, ऑप्शन डी, ए तथा बी। 32 नंबर, NSSO द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है? 33 नंबर, इसका क्या हो जाएगा? डी, अर्थशास्त्र में। 33 नंबर, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS की स्थापना कब की गई थी? तो कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। 34 नंबर, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल में। और 35 नंबर क्वेश्चन है, CSO का पूरा नाम है, तो CSO का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए इस चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस आप और देख लीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके स्क्रीन पे। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है, अपरिष्कृत आंकड़ों को क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं? क्या होगा? वर्गीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है? वर्गीकरण के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन, आंकड़ों को जब समयावधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कालानुक्रमिक वर्गीकरण।
4 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की उपज भारत के लिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? यह किस प्रकार का वर्गीकरण होगा? तो क्या होगा? स्थानिक वर्गीकरण। 5 नंबर, लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो किसका है? गुणात्मक वर्गीकरण। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऊंचाई, भार, आयु, छात्रों के अंक आदि विशेषता के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रात्मक वर्गीकरण। 7 नंबर क्वेश्चन, गणित के प्राप्तांकों का वर्गीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मात्रात्मक वर्गीकरण। 8 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तन के आधार पर चर को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं? तो 2 भागों में। 9 नंबर क्वेश्चन, अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? बारंबारता वितरण पे। 10 नंबर क्वेश्चन है, बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग किससे घिरा होता है? किससे घिरा होता है? वर्ग सीमा से। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग 20 से 30 और 40 से 50 में निम्न वर्ग सीमा कौन कौन सी है? क्या हो जाएगा? 20 और 40। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर में आएंगे, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र है। क्या है? उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। 14 नंबर क्वेश्चन, वर्ग 10 से 20 तथा 30 से 40 में उच्च वर्ग सीमा कौन कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? 20 और 40। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बारंबारता वक्र। 16 नंबर क्वेश्चन है, चरों के उच्चतम एवं निम्नतम परीक्षणों के बीच का अंतर होता है। क्या होता है? परास। निम्न में परास का सूत्र होगा। क्या होगा? वर्गों की संख्या गुने वर्ग माइनस अंतराल। 18 नंबर, यदि परास 60 है और वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या होगी। क्या होगी? 6। यदि वर्गों की संख्या 2 हो तथा वर्ग अंतराल 50 हो तो परास होगा। कितना होगा? 100। 19 का ए। 20 नंबर क्वेश्चन, समावेशी विधि के अंतर्गत क्या होता है? किसी वर्ग की निम्न तथा उच्च वर्ग की सीमाओं के मूल्य को मानो शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या होती है? किसी वर्ग के निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन, अपवर्जी विधि में 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को किस वर्ग में रखा जाता है? किस वर्ग को रखा जाता है? 5 से 10 में। 23 नंबर क्वेश्चन, 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 यह किस प्रकार के वर्ग अंतराल के उदाहरण हैं? किस प्रकार के हैं? समावेशी वर्ग अंतराल के। ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग में मिलान चिन्ह 7 है तो उसे किस प्रकार लिखेंगे? किस प्रकार लिखेंगे? ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, मिलान चिन्हों की गणना कितनी संख्याओं के समूह में की जाती है? तो कितने करते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 26, यदि कोई विद्यार्थी 42 अंक प्राप्त करता है तो मिलान चिन्ह किस वर्ग में लगाया जाएगा? इसमें लगाया जाएगा 40 से 50 के बीच में। 27 नंबर, 2 चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? द्विचर वितरण। 28 नंबर, अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? सी नंबर, अपकृष्ट आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में है, आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो क्या होता है? 29 का सी, विशेष गुण। 30 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों के कलिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? क्या होता है? समय।
चलिए अब हम लोग आएंगे चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए एक बार। हम लोग आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। आंकड़ों को प्रस्तुत करने के तरीके हैं, क्या हैं? उपयुक्त सभी होंगे। आरेखीय प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुतिकरण के मुख्य उद्देश्य हैं, क्या हैं? आंकड़ों को प्रस्तुति योग्य बनाना, आंकड़ों को सरल बनाना, आंकड़ों को समझने योग्य बनाना। ऑप्शन डी इनमें से सभी। 3 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों का परिणाम बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण की विधि अधिक उपयोगी होगी, क्या होगी? पाठ विषयक विधि अधिक उपयोगी होगी। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो क्या हो जाएगा? खास बिंदुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, क्या होगा? 4 का सी। 5 नंबर, आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? सारणीयन। 6 नंबर, यदि किसी सारणी में 3 पंक्तियों और 3 स्तंभ हो तो वह सारणी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी? 3x3 की सारणी। निम्न में से कौन सारणीयन में प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रकार है? क्या हो जाएगा? गुणात्मक, मात्रात्मक, कलिक और स्थापी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 8 नंबर, निम्नांकित में से कौन गुणात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? तो कौन सा है? वर्ष, उत्पादन, जिला या सामाजिक स्थिति। आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्थिति। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मात्रात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आयु, उत्पादन और ऊंचाई। हम लोग आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन में। दस नंबर क्वेश्चन में है, आंकड़ों को जब समय जैसे घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं? कालिक वर्गीकरण। 11 नंबर, स्थान के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थानिक वर्गीकरण। 12 नंबर क्वेश्चन, एक सारणी के प्रमुख अंग निम्न में से कौन है? कौन है? सारणीय संख्या, शीर्षक, स्रोत, उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी सारणी का अंतिम अंग क्या होता है? क्या होता है? टिप्पणी। 14 नंबर क्वेश्चन, आंकड़ों की आरेखीय प्रस्तुतिकरण की प्रमुख विशेषताएं या गुण क्या है? क्या होगा? यह सारणी की तुलना में अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी सारणी के पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? अवशीर्ष। चलिए 15 का डी। 16 नंबर में आते हैं हम लोग, आंकड़ों की अमूर्तता को कम करने तथा उसे अधिक मूर्त एवं आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है? तो क्या हो जाएगा? आरेखीय प्रस्तुतिकरण। 17 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण की मुख्य प्रकार निम्न में से कौन है? तो क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख, अंकगणितीय आरेख, उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन, दंड आरेख है। दंड आरेख क्या है? एक बीमी आरेख है। ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन, दंड आरेख तथा वृत्त आरेख फिल इन द ब्लैंक से आरेख की श्रेणी में आते हैं, क्या आते हैं? ए ज्यामितीय आरेख। चलिए अब आएंगे 20 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की ज्यामितीय आरेख है? तो क्या हो जाएगा? दंड आरेख। 21 नंबर, वह दंड आरेख जिसका प्रयोग 2 या अधिक आंकड़ा समुच्चयों की तुलना के लिए प्रयोग की जाती है कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुदंड आरेख। 22 नंबर क्वेश्चन है, घटक दंड आरेख में घटकों की अनुपातिक ऊंचाई किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? क्या हो जाएगा? 22 का बी एकिक विधि। 23 नंबर, वृत्त आरेख है। वृत्त आरेख क्या है? घटक आरेख है। ऑप्शन ए। 24 नंबर, वृत्त आरेख को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम जानते हैं? वृत्त चार्ट के नाम से। ऑप्शन सी। 25, वृत्त आरेख में वृत्त को कितने बराबर भागों में बांट लिया जाता है? तो कितने बराबर भागों में बांट लिया जाता है? 100 बराबर भागों में बांट लिया जाता है। 25 का ए।
26 नंबर, वृत्त आरेख के केंद्र पर कुल कोण होता है, कितना होता है? 360 डिग्री। निम्न में से कौन बारंबारता आरेख का भाग्य है? कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आयात चिन्ह, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र। 28 नंबर क्वेश्चन, आयात चित्र क्या है? द्विविमीय आरेख है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आयात चित्र बनाए जाते हैं केवल सतत चर के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस औसत को आयात चित्र से प्राप्त किया जा सकता है? इसे बहुलक को। निम्नांकित में से कौन आयात चित्र का विकल्प है? कौन सा हो जाएगा? बारंबारता बहुभुज। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन हम लोग पढ़ेंगे, दंड आरेख के दंडों की चौड़ाई का एक समान होना जरूरी है। नहीं, गलत है। ऑप्शन बी पढ़ेंगे हम लोग, आयात चित्र में आयातों की चौड़ाई अवश्य एक समान होनी चाहिए। नहीं, आयात चित्र एक स्तंभ आरेख आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक जैसी विधियां हैं। नहीं। लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, आयात चित्र की रचना केवल आंकड़ों के सतत वर्गीकरण के लिए की जा सकती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष विशेष की मासिक वर्षा को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का आरेख अधिक प्रभावशाली होगा? तो क्या हो जाएगा? 33 का ए, दंड आरेख। 34 नंबर, तोरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कौन नाम से जाना जाता है? ओजाइव। 35 नंबर क्वेश्चन, तोरण वक्र कितने प्रकार की होती है? कितनी होती है? 35 का सी, तोरण वक्र कितने प्रकार की होती है? एक से कम या एक से अधिक, दोनों हो जाएगा। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आएंगे, निम्न में से किसका मान तोरण से ज्ञात किया जा सकता है? किसका? माध्यिका का। 37 नंबर क्वेश्चन, अंकगणितीय रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? काल श्रेणी आरेख। 38 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, अंकगणितीय रेखा चित्र के द्वारा आंकड़ों को समझने में मदद मिलती है। किसका? दीर्घकालीन प्रवृत्ति, आंकड़ों की चक्रीयता या फिर आंकड़ों की कलिकता। उपयुक्त सभी। 38 का डी। 39 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, काल श्रेणी को दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? तो काल श्रेणी को दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? अंकगणितीय रेखा चित्र कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, 40 नंबर क्वेश्चन है, तोरण या ओजाइव वक्र को किस नाम से जाना जाता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, संचयी आवृत्ति वक्र। 41 नंबर क्वेश्चन है, आंकड़ों के कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो क्या होता है? समय। ऑप्शन ए। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 में, दंड आलेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? किस लिए बनाए जाते हैं? सतत चर एवं विभक्त चर दोनों के लिए। ऑप्शन सी। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपको इधर लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए। सभी चैप्टर्स के लास्ट में आपके आंसर की दिए हुए हैं, आप आंसर की एक बार मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन चैप्टर्स 5 में, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो आपको लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि निम्न में से है। क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ऑप्शन डी। अब सेकंड क्वेश्चन, प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के क्षेपण का एक तरीका है। क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्वेश्चन नंबर 3, औसतों के सांख्यिकी माप निम्न में से है। क्या है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। उपयोग सभी। हम लोग आएंगे 4 नंबर क्वेश्चन में, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सामान्यतः
3 सर्वाधिक प्रचलित औसत है? क्या है? समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, 4 परिवारों की मासिक आय रुपये में दिए हुए आपको 3300 रुपये है, 3600 रुपये है, 4400 है और 5000 है, 6300 है और 7400 है। यहाँ परिवारों की औसत आय निकालनी है, तो औसत आय क्या हो जाएगा? 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप निम्न में से कौन है? तो क्या हो जाएगा? समानांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, समांतर माध्य को सामान्यतः निर्देशित किया जाता है, किससे मान करते हैं? x बार से, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, समांतर माध्य के परिकलन का अध्ययन मोटे तौर पर कितनी श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है? तो कितनी श्रेणियों के अंतर्गत करते हैं? 2 श्रेणियों के अंतर्गत, ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, किसे करते हैं? ऑप्शन बी, x बार बराबर सिग्मा x बटा n। 10 नंबर क्वेश्चन है, असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न में से किस सूत्र से करते हैं? 9 नंबर में इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। आपको ये आंकड़ा दिए, आपको माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए क्या होता है? सिग्मा x बटा n, टोटल नंबर को जोड़ देना है और टोटल नंबर की संख्या से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? C 56। 11 नंबर क्वेश्चन है, असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए कल्पित माध्य विधि से समानांतर माध्य की गणना निम्न में से किस सूत्र से की जाती है? तो किससे करते हैं? ऑप्शन सी, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाई n। क्वेश्चन नंबर 12, असममित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न में से किस सूत्र से की जाती है? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, a प्लस सिग्मा dx डैश बाई n इंटू सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर माध्य से मदों के विचलनों का योग सदैव होता है, क्या होता है? 0। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समांतर माध्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह चर्म मानों से प्रभावित होता है, ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को 2 समान भागों में बांटता है, तो क्या हो जाएगा? माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों की मध्य स्थिति पर आधारित होता है, वह है, क्या है? माध्यिका। 17 नंबर क्वेश्चन, माध्यिका उस चर का फिल इन द ब्लैंक्स मान है जो वितरण को 2 समान भागों में बांटता है, तो क्या हो जाएगा? स्थितिक। 18 नंबर क्वेश्चन, माध्यिका आंकड़ों को फिल इन द ब्लैंक्स भागों में बांटता है। माध्यिका कैसे बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। 19 नंबर क्वेश्चन, माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है आरोही क्रम में। फिर 20 नंबर, जब आंकड़ा समुच्चय को उसके परिमाण के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्यवर्ती मान होता है, क्या होता है? 20 का डी, माध्यिका। 21 नंबर, दिए गए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें आपको माध्यिका निकालने बोला गया है, मीडियन निकालिए, क्या आंसर आ जाएगा? 6, ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों से माध्यिका, इसमें भी आपको माध्यिका मीडियन निकालना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मीडियन निकाल देंगे। 22 नंबर का भी ऑप्शन क्या आएगा? बी, 120। 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्यिका क्या होती है? श्रृंखला के सभी मानों के प्रति संवेदी नहीं होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, माध्यिका होता है आंकड़ों के, क्या होता है? केंद्रीय मदों के मान पर केंद्रित। चलिए हम लोग आएंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। चतुर्थक या क्वार्टाइल्स वे माप है जो आंकड़ों को बराबर भागों में बांटते हैं। तो कितने बराबर भागों में बांटते हैं? 4 बराबर भागों में बांटते हैं। शतमक परसेंटाइल वितरण को बराबर भागों में विभाजित करता है, क्या हो जाएगा? शतमक मतलब 100 भागों में।
निम्न चतुर्थक कहा जाता है? किसको कहते हैं निम्न चतुर्थक? प्रथम चतुर्थक को। 28 नंबर ऊ चतुर्थक कहा जाता है? किसको कहते हैं? तृतीयक चतुर्थक को। 29 नंबर क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थक की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है? किसको करते हैं? सी नंबर टोटल इक्वल टू n+1/4 वे मध्य का आकार। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, तृतीयक चतुर्थक की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है? किसकी सहायता से करते हैं? डी नंबर क्वाटाइज को 3 × n+1/4 वे मध्य का आकार। 31 नंबर क्वेश्चन है, माध्यिका की स्थिति सदैव समानांतर मध्य और बहुलक के कहाँ होती है? बीच में होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, माध्यिका निम्न में से संबंधित होता है? किससे संबंधित होता है? द्वितीयक चतुर्थक से। 33 नंबर क्वेश्चन है, माध्यिका को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? माध्यिका को m से दर्शाते हैं। किसी श्रृंखला में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान कहलाता है? क्या कहलाता है? बहुलक। 34 का सी। 35 में बहुलक को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो बहुलक को हम लोग m0 से दर्शाते हैं, तो ऑप्शन सी। चलिए हम लोग आएंगे 36 नंबर में, दिए गए आंकड़ों से बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोग को मोड निकालना है, ठीक है। जब इन आंकड़ों से मोड निकालेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 26, ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, गुणात्मक आंकड़ों को निम्न में से किसके द्वारा सामान्यतः दर्शाया जाता है? तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बहुलक के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुलक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? तो किस शब्द से हुई है? ला मोड़ भाषा से बहुलक शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, एक जूता कंपनी जो केवल वयस्कों के लिए जूते बनाती है सर्वाधिक लोकप्रिय आकार के जूते की जानकारी लेना चाहती है, इसके लिए कौन सा औसत सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो क्या होगा? समानांतर माध्य, गुणात्मक माध्य, माध्यिका या बहुलक? तो क्या होगा? बहुलक, ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या औसतों का प्रयोग के लिए किया जाता है? क्या किया जाता है? आंकड़ों का संक्षेपण। चलिए ये थे हम लोग को चैप्टर 5। इस चैप्टर्स के कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए इधर आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, चतुर्थक क्या है, दशमक क्या है।